एमआईएम सिर्फ अपना कैंडिडेट खड़ा करती है वोट काटने के लिए। टाइम जो एमएलए का इलेक्शन हुआ था मलाड में, उसमें आपके एक कैंडिडेट खड़े हुए थे एमआईएम से, तो वो अचानक एंड मोमेंट पे दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि 1 महीने के अंदर अगर मालूनी से नशा नहीं खत्म हुआ तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा। उसका आप भी पहले एमआईएम में थे, सबसे पहले आप एमआईएम में थे, फिर बाद में आप कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में गए, अभी आप फिर एमआईएम में, तो आप पे लोग कैसा भरोसा करते? मैं ये बताऊंगी कि पार्टी ने उस पर विश्वास जताया था, अब वो गद्दार निकला। अब ऐसे गद्दार लोग अभी किसके दिल में क्या है वो तो वक्त पे पता चलता है। अब वो टिकट तो हाथ पे जोड़ के लेकर आ जाते हैं, बाद में खुद ही बिक जाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों पे अभी गौर किया जाएगा। मालवनी के लोग ट्रैफिक से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। 1 नंबर से मालवनी 8 नंबर आने कभी कभी लोगों को आधा घंटा लग जाता है। तो इस पे आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक के ऊपर अभी बहुत सारे से पुलिस वाले छोटी छोटी जगहों पे नाकाबंदी लगा के बैठ जाते हैं, बट जब ट्रैफिक लगती है तो वो पुलिस वाले दिखते नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो जिसका नाम है द मालवनी शो। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है एआईएमआई मुंबई महिला प्रेसिडेंट रिजवाना ईसा खान, जिनसे हमने कई सारे मुद्दों पे बात करी, जैसे कि मालवनी में नशा, मालवनी में ट्रैफिक की समस्या, मालवनी में रोडों पे खड्डे और भी कई सारे मुद्दों पे बात करी। आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम उनका आपको डायरेक्ट इंटरव्यू दिखाते हैं। रिजवाना जी, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है द मालवनी शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे शो में आने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाले। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप कितने साल से राजनीति में हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे मालवनी के लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती हूँ, क्योंकि और आपने जो सवाल रखा अपने न्यूज़ के माध्यम से, मैं यहाँ पर सामाजिक काम में कम से कम आज मुझे 9 साल हो चुका है। 9 साल से आप राजनीति में? जी। तो आपको 9 साल में मालवनी में क्या डेवलपमेंट देखने मिला? 9 साल में नहीं देखने मिला, बहुत सी चीज़ें जो मालवनी के लोगों को मिलना चाहिए था, जो मूलभूत अधिकार है मालवनी के, वो मालवनी के लोगों को नज़र नहीं आया मुझे, वो मिला ही नहीं है। जो डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं, नज़र नहीं आ रहा है मुझे। जो सुविधाएं मालवनी के लोगों तक मिलना चाहिए था, एक लोक प्रतिनिधि को देना चाहिए, वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। तो मैंने बहुत सारे लोगों से आपके बारे में पूछा, तो लोगों ने ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये बार एमआईएम से आपको टिकट मिलने वाली है। इस बारे में आपको देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो डिसीजन है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। पार्टी का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर है, और ये तो मैं अभी नहीं कहना चाहती कि मुझे टिकट मिलने वाली है। मैं जो भी पार्टी मेरी किसी को भी कैंडिडेट को टिकट देंगी, हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि एमआईएम सिर्फ अपना कैंडिडेट खड़ा करती है वोट काटने के लिए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अब ये सवाल तो हर मीडिया पूछती है, तो आप भी जानते हैं कि हमें एक ही लक़ब लगाया गया है कि अगर सब पार्टियां लड़ती तो उसे कुछ नहीं कहा जाता, सिर्फ मजलिस को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्यों मजलिस अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती है? मजलूमों की आवाज़ है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि सियासत में अपना मुकाम बनाओ, तो ये लक़ब लगाने का तो अभी सभी को आदत हो चुकी है कि आप फिर वोट कटवा नहीं। हम लोगों को अपनी राजनीति में मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और हम लोगों को समझा रहे हैं कि आपको सियासी मुकाम हासिल करना ज़रूरी है। इस मुकाम पे जो हालात चल रहे हैं, मौजूदा हालात आप देख रहे हैं, इसमें लोगों को अब वोट डालने वाले वोट बैंक बन के नहीं रहना हमारे लोगों को। अब वो खुद सियासत में आके सियासत अपनी मजबूत करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज लोग जो जितने नेता हैं, लोक प्रतिनिधि, वो उनके साथ सियासत कर जाते हैं। क्योंकि लोगों का कहना है कि एमआईएम सिर्फ मुस्लिम वोट की चक्कर में रहती है, जिसकी वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट फायदा बीजेपी को होता है। जैसे कि बहुत सारी जगह पे कहीं कांग्रेस 1000 वोट से हर रही है तो कहीं 2000 वोट से हर रही है, तो एमआईएम को इसलिए वोट कटवा कहा जाता है। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, ठीक है, ये कांग्रेस जब हारती है तो कुछ ना कुछ बोलती है। आप ये देखते हैं कि कांग्रेस के ही लोग जीत जाते हैं, जो उन्होंने किया है वो अपने आप को साफ करने के लिए बीजेपी की गोद में चले जाते हैं। कहीं कहीं आपने देखा कहीं एमएलए बिक गए, और अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के बिक गए। मतलब बिकना खरीदना ये सब इन्हीं के हाथ में है। लक़ब सिर्फ मजलिस पे लगाया जाता है कि मजलिस अपने हक की आवाज़ अगर उठा रही है, लोगों को समझा रही है, तो मजलिस को ही क्यों टारगेट करना, क्यों असद साहब को ही बुरा बोलना, क्यों हमें ही बी टीम कहना? और भी तो लोग बिक रहे हैं। काफी एमएलए जब जीत के आते तो उनको होटल लेके छुपा दिया जाता है, उन्हें नजरअंदाज कर देना, नजरबंदी किया जाता है। तो ये सब चीज पे लोगों को, दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं कुछ कहते? क्यों मजलिस इतनी बुरी लगती है लोगों को? हक की आवाज अगर समझा रही है पब्लिक को, अगर उनके हक को समझाना ही बुरा है, तो ये पार्टी वाले कहते हैं, जो दलाल होते हैं वही दूसरों को दलाल कहते हैं, मैं तो ये कहूंगी। तो लास्ट टाइम जो एमएलए का इलेक्शन हुआ था मलाड में,
उसमें आपके एक कैंडिडेट खड़े हुए थे एमआईएम से, हम्म। तो वो अचानक एंड मोमेंट पे दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए अब वो उसके आपके उसके तो मैं ये बताऊंगी क्योंकि पार्टी ने उस पर विश्वास जताया था। अब वो गद्दार निकला। अब ऐसे गद्दार लोग अभी किसके दिल में क्या है वो तो वक्त पे पता चलता है। अब वो टिकट तो हाथ पे जोड़ के लेकर आ जाते, बाद में खुद ही बिक जाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों पे अभी गौर किया जाएगा। और अभी 26 तारीख को जो यहाँ पे सभा हुई हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, उन्होंने मंच से एक बात कही है कि जो बिक गया वो पार्टी को तक तकलीफ हुई है। और हमें भी लोगों से मिलने, जब मालवनी के लोगों से हम मिलते हैं तो बहुत से हमें सवाल आते हैं, लेकिन ये जो गद्दार लोग आते हैं हाथ पैर जोड़ के टिकट ले लेते हैं, बाद में अपना जमीर बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों का भी पार्टी बहुत ध्यान में रख के अच्छे इंसान को वोट देगी। और असद साहब ने एक ही बात कहा कि अब ऐसे इंसान को टिकट देंगे जो कि यहाँ के स्थानिक है लोक प्रतिनिधि, जिन्होंने उनको पैसा देके खरीद लिया था, तो वैसा अब हालात नहीं होंगे। आप भी पहले एमआईएम में थे, सबसे पहले आप एमआईएम में थे, फिर बाद में आप कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में गए, अभी आप फिर एमआईएम में, तो आप पे लोग कैसा भरोसा करेंगे? देखिए वो तो सियासी है, सियासी बात है, आप खुद देखते हैं। लेकिन जब मैं सबसे पहली पार्टी मेरी मजलिस है और मैंने असद साहब को मतलब बहुत नज़दीक से उनके काम को देखी, और मेरा यही कहना है कि मैं कुछ काम करूं तो ऐसी पार्टी में करूं जिसमें मैं अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकूं, लोगों की आवाज़ को उठा सकूं। अब यहाँ पे हमने कांग्रेस में भी दिन निकाले, आप लोग सब जानते हैं, मेरे मालूनी के लोग भी जानते हैं। कांग्रेस में भी हमें घुटन महसूस होने लगी, बीजेपी में भी हमने जाके देखे तो वहाँ एक घुटन सी महसूस। और ये सियासत है, सियासत में तो उतार चढ़ाव आते ही है। और मजलिस मेरी दिली ख्वाहिश है और मैं मरते दम तक मजलिस में ही रहूंगी इंशाल्लाह। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ को ऐसे ही मजबूत करूंगी। अगर मान लीजिए अल्लाह ना करे आपको अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या आप एमआईएम छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। जब मैंने अभी आपको आपने ठान लिया है ना, तो आप मैं एमआईएम से ही काम तक करना। मजलिस का जब झंडा थामी हूँ तो अब जो भी हो जाए, अब कफन सर पे बांध लिया है, इंशाअल्लाह आर या पार, अब लोगों के हक के लिए हम मालवनी के भी आवाज उठाएंगे और मुंबई के भी लोगों के लिए हम आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह। आपने अभी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब मालवनी में आए थे, आपने वो जो प्रोग्राम के बारे में बताया, वहां पे इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि 1 महीने के अंदर अगर मालवनी से नशा नहीं खत्म हुआ तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा। उसका क्या हुआ? जी हमारे पास सब पेपर्स हैं, हमने शुरू कर दिए। इम्तियाज भाई से हमारी बात हुई और इम्तियाज भाई ने कहा है कि जो भी लोकल इश्यूज हैं और ये नशे को लेके जो इतना बड़ा मालवनी में हब है, मैंने सुना हूँ और ये हमने खुद देखे, हमारे कौम के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो मजलिस नहीं चाहेगी कि किसी हमारे कौम के बच्चों को बर्बाद होते नहीं देख सकती। तो इम्तियाज जलील के आदेश अनुसार हम ये काम कर रहे हैं। हमने जॉइंट सीपी को लेटर भी दिए हैं, ये आप अपने लोगों को बता दीजिएगा। वहां पर हमने बात रखी और जॉइंट सीपी ने यहाँ के डीसीपी को आदेश दिया, अजय बंसल सर को, कि जितना हो सके उतनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर। जो नशा बेचते हैं उनकी नस्ल कसो, जो पीते हैं वो तो बाद में बंद होंगे, लेकिन पहले जो नशा बेचने वाले हैं उन पे कड़क कार्रवाई करो। मेरा यही कहना है कि यहाँ पे जो ड्रग्स बेचा जाता है, नशा मुक्त मालवनी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने 15 दिन का टाइम दिया था। यहाँ के जो सीनियर थे पहले, भालेराव, शेखर भालेराव सर, उन्होंने कुछ समय हमसे मांगे कि कुछ समय हमें दो अवेयरनेस के लिए, उसके बाद आप फिर मैदान में उतरो। और 15 दिन का हमने टाइम देने के बाद और कुछ समय हमसे मांगा गया है पुलिस स्टेशन से, तो हमने कुछ समय दिए। अगर ये नहीं होगा तो हम महिलाओं को लेकर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जैसे इम्तियाज जलील साहब ने कहा। आपको क्या लगता है कितना अभी इस पे काम हुआ है आपके लेटर पे? पुलिस ने आपको पुलिस कर रही, हाँ पुलिस कर रही है काम। पुलिस ने हमें सब कुछ जवाब भी दिए कि कई लोगों पे केस भी बनाए उन्होंने, जो यहाँ पे ड्रग्स बेचते हैं, डीलर है, वो सब पे केस बन रहे हैं। लेकिन कुछ समय मांगा है, अगर उस समय में काम नहीं हुआ तो हम पुलिस स्टेशन के बाहर भरपूर बड़ा मोर्चा लेकर, हमारे इम्तियाज जलील साहब ने जो कहा है उसी तरीके से हम भूख हड़ताल पे महिलाओं को लेकर बैठ जाएंगे। अच्छा, यूसीसी का एमआईएम क्यों विरोध कर रही है? यूसीसी का विरोध तो आप देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक कानून। तो इसके आने से हमारी शरीयत पे कहीं ना कहीं दबाव है और पूरी तरह से हमारी शरीयत खत्म करने की बात है। और ऐसे कई धर्म है जिसपे कानूनी दबाव आ जाएगा, कानून तरीके से सबको चलना पड़े, मतलब हम अपनी शरीयत पे जो चलते थे उसके ऊपर रोक लगाई जा रही है, सीधी सीधी बात है। इसलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, आप मीडिया देख रहे होंगे, वारिस पठान साहब हमारे कह रहे हैं, हम पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा मालवनी के लोग ट्रैफिक से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। 1 नंबर से मालवनी 8 नंबर आने कभी कभी लोगों को आधा घंटा लग जाता है। तो इस पे आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक के ऊपर अभी बहुत सारे से पुलिस वाले छोटी छोटी जगहों पे नाकाबंदी लगा के बैठ जाते हैं, बट जब ट्रैफिक लगती है तो वो पुलिस वाले दिखते नहीं है।
पुलिस का काम अलग है, नाकाबंदी उनको वहाँ पे ऊपर से आदेश आता है कि कुछ इंक्वायरी करनी होती है तो वो लोग नाकाबंदी लगाते हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रास्ते पे पार्किंग होती थी उस हाँ। वजह से मालवनी में ट्रैफिक इतना जाम होता था, हमने ट्रैफिक सीनियर को भी यहाँ पे लाके विजिट कराए और उसके बाद से आप डिपो के पास से देखते होंगे कि वहां से वो जो अच्छा। बीच में बनाया गया था लाइट हाँ, का, वो लाइट का। खंबा तोड़ के, हाँ, क्योंकि उसकी वजह से बस टर्न होने में प्रॉब्लम होती थी। ओके। तो वो हमने विजिट कराने के बाद एक ऑफिसर, मैंने बोली कि शाम के टाइम अच्छा। एक ऑफिसर खड़ा करो, एक दोपहर के टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं हाँ। तो ट्रैफिक की वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं। हाँ। तो इसके लिए वहां से हमने एक ऑफिसर मांगे, उसके बाद से पुलिस भी सपोर्ट करी, मालवनी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी हमें सपोर्ट करी। उसके बाद से काफी कम ट्रैफिक होने लगा है मालवनी, वो भी हमने लेटर दिए हैं। क्योंकि मालवनी के लोग ना ट्रैफिक से ही सबसे ज्यादा परेशान है, उनको मालवनी से निकलने 1 घंटा लग जाता है। कभी कभी तो मैं खुद कभी बाइक से भी ना कभी कभी 1 नंबर जाने आधा घंटा लग जाता है। ये ट्रैफिक की समस्या तो बहुत बड़ी है। अब जैसे कि कुछ रोड बन रहे हैं इसमें, इंशाल्लाह देखते हैं आने वाले समय में, लेकिन जितना हो सकता है हम लोग जमीनी वर्क करके ट्रैफिक पुलिस को बुला के ट्रैफिक के इश्यूज को भी हमने क्लियर करने का काम किया है। अच्छा, आपने 2020 में बकरीद के टाइम पे प्रोटेस्ट किया था, वो क्या मुद्दा था? देखिए, आप सब जानते हैं 2020 में जब कड़क लॉकडाउन लगा था, पूरी तरह से कोरोना का चल रहा था, कि कोविड के समय टोटल भारत बंद था और कई बताया गया था कि बकरी ईद के टाइम पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए थे ऑनलाइन बकरा लेने के लिए। तो ऑनलाइन बकरा लोगों ने लिए थे, लेकिन उस टाइम पे महाविकास आघाड़ी सरकार थी। आप जानते हैं कि आपके लोक प्रतिनिधि भी यहाँ पे सरकार में थे, मंत्री पद पे थे। तो कुछ नंबर्स उन्होंने पेपर में डिक्लेयर किए थे कि जब किसी को बकरा लाते समय या तकलीफ होती है तो इस नंबर पे संपर्क किया जाए। तो उस जब हमने हालात देखे, हमें कई फोन आए और कई वीडियोस हमने देखी यहाँ पे मालवनी में बैठ के कि वहाँ बॉर्डर पे हमारे बकरों को नहीं आने दिया जा रहा है। तो उस टाइम ऐसे हालात नजर आए, तो मैं वहां पे जब जाके देखी तो इतने बुरे हालात थे कि पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। और ये मंत्री लोगों को फोन हमने उस टाइम पे लगाए रात में 12 बजे, तो वो मंत्री को किसी के फोन नहीं लग रहे थे, कुछ मंत्री क्वारंटाइन थे। तो उस वजह से वहां के हालात जो देखकर किसी ने हमारी सुनी नहीं, तो हमें वहां पे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा कि जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो लोकतंत्र देश है, हमें तो किसी भी हद के लिए, अभी ये अपनी कौम की बात आती है तो कौम के लिए जज्बा अलग ही उठ जाता है। तो उसके लिए हमने भूख हड़ताल का एक पेपर वहां पे लेटर देके हम भूख हड़ताल पे बैठ गए वहां पर। तो सुना है आपकी वहाँ पे तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई? हाँ, हो गई थी तबीयत, इतनी खराब हो गई थी कि मेरे मेडिकल रिपोर्ट में वहाँ के डॉक्टर ने दिया था कि मेरा शुगर इतना डाउन हो गया था कि 52 शुगर हो गया था। 52 शुगर? फौरन मुझे एडमिट किया गया। आप कितने दिन आपको प्रोटेस्ट किए थे वहाँ पे? 3 दिन तक मैं भूखी थी वहाँ, लगातार 3 दिन तक भूखी थी, लेकिन फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो इस सरकार में बैठे हुए लोग क्या मुंह में मूंग डाल के बैठे हैं? किस तरीके से हम अपनी आवाज को उठाएंगे? क्या हम उस वक्त 2020 में ऐसा था कि सरकार ने ईद मनाने तो कह दिया, ऑनलाइन बकरे लेने तो कह दिया, लेकिन उसकी सुविधा प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई थी। कई बकरे मर रहे थे तलाशरी बॉर्डर पे, हम वहां पे जब पहुंचे, वहां पे जो हालात देख के हमको भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। इतनी बुरी हालत में क्या करेगा इंसान, कौम की आवाज कैसे उठाएगा? तब हमें ये लगा कि नहीं, अब इसके लिए कुछ तो करना चाहिए, तो हम भूख हड़ताल में बैठ गए वहां पर। तो 2020 में एक और मुद्दा हुआ था मालूनी में, जो कब्रिस्तान में एक डेड बॉडी को दफन करने नहीं दिया गया था, तो उस पर आपका क्या कहना है, वो गलती किसकी है? देखिए, इकबाल शेख जो 2020 कड़क लॉकडाउन में जब उनका इंतकाल हुआ था, कोविड के चलते, कोविड हुआ था उनको, तो मेरा ये कहना है कि लोक प्रतिनिधि जो यहाँ पे जीत के आते उसकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कब्रिस्तान जाना है या शमशान जाना है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? लोक प्रतिनिधि। वहां पे उस वक्त ये हालात थे कि कब्रिस्तान के वहां लेके गए इकबाल शेख को, जब उनकी मैयत को लेके गए तो वहां पे बोला गया कि यहाँ के लोक प्रतिनिधि, मतलब एमएलए साहब, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, उनका फोन आ जाए तो गेट खोल देंगे, ऐसा बोला गया? ऐसा बोला गया था। वहां की जो ट्रस्टी है वो लोगों ने ऐसा बोले थे, एम्बुलेंस वहां पे खड़ी थी, लेकिन गेट खोल के अंदर नहीं लिया गया। सोचो ये कितनी दर्द भरी बात है, मालवनी के लोगों के लिए नहीं, वो मालवनी का नहीं बेटा, हमारा भाई था वो। अरे कोई हमारा भाई मुसलमान, उसको जलाया जाएगा तो किसी के भी मुसलमान के अंदर से रूह कांपेगी। एक कौम की बात है, कौम का दर्द हर किसी को उठता है भाई अंदर से। एक मुसलमान इंसान को आप उसकी डेड बॉडी को आप जला रहे हो, डायरेक्ट, की गलत बात है कि नहीं है? उसको दफनाना चाहिए, जबकि कांदीवली में उन्हें जलाया गया। तो ये मालवनी के लोगों के लिए बहुत दुखद बात है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुखी की बात है कि हम समाज में काम करते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए उनके लिए। तो ऐसे ऐसे हालात में तो हमारे हाथ पे, मतलब कुछ काम के लिए हम बहुत कोशिश किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे स्थानिक नगर सेविका भी थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया।
क्या ऐसे नेता बनते हैं कॉल क्या? तो नहीं, कॉल तो ठीक है, कॉल गया होगा, क्या ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नेता होते हैं कि ये जिम्मेदार होते हैं क्या? अरे ऐसे नेता क्या काम किए फिर ये बताओ? क्या हमारा इंसान मर भी जा रहा है तो उसे जला दिया जा रहा है, और नेता सोया के सोया पड़ा है, कैसे चलेगा ये सब? वो जो भी हुआ था वो तो बहुत ये गलत हुआ। मालवनी के लिए बहुत दुखद हादसा है। बहुत गलत ये हुआ। मालवनी नहीं, पूरे मुंबई में ऐसी तड़प उठी थी ना कि लोगों की, मुझे फोन आए बड़े बड़े लोगों के, रिजवान आपा ये ट्रस्टी पे ध्यान दो, रिजवान आपा। मैं क्या करूं, हमारे हालत में जो हमारे हाथ में था हमने आवाज उठाई, लेकिन ये जो हादसा हुआ ये मालवनी के लिए बहुत दुखद था। और ये मालवनी के लोग मेरे जानते हैं, मैं इस मालवनी में रहती हूँ, मैं बहुत सबके सबके साथ मिलती जुलती, सब गरीब से गरीब लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, और लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। ये हालत गुजरा, हमारे बहुत दिल तड़पा है कि ऐसे लोग प्रतिनिधि को लाके क्या मतलब। और आपने कभी जो मालवनी के लोग रोड पे जो खड्डे हैं, वो तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो आपने एक मुहिम स्टार्ट करी थी, अगर वो खड्डा बंद नहीं हुआ तो हम उस पर झाड़ लगा देंगे। तो उस पे आपने ऐसा किया था और बहुत वायरल हुआ था। देखिए हमने ये पहले तो ट्वीट किए, जब हालात दिख रहे थे कि खड्डे इतने सारे थे कि वहां पे गाड़ियां नहीं चल पा रही थी। अब गाड़ियां तो छोड़ो, इंसान भी नहीं चल पा रहे थे ठीक से, क्योंकि बारिश में जल भराव मुंबई में होता है, तो जाहिर सी बात है मालवनी में भी पानी कहीं ना कहीं भरते ही है। और रोड के ये हालात देख के तो हमने एक ही वीडियो बना के ट्वीट किए बीएमसी को कि अगर 3 दिन में ये खड्डे नहीं भरती है बीएमसी तो बीएमसी नाकामयाब है, वो बीएमसी को मानना पड़ेगा। अगर 3 दिन नहीं काम करते हो तो ऐसा करते हैं कि उस रोड को हम गार्डन बना देते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा देंगे उसमें। तो पौधे लगाने का जब काम की हमने बात की है और वहाँ बीएमसी को एक लेटर दिए, तो बीएमसी फौरन हरकत में आई। दूसरे ही दिन मुझे फोन आ गया, सर्वे हुआ, तीसरे दिन काम शुरू हो गया। मतलब 3 दिन आने से पहले काम, रोड बनने का काम शुरू किया। मगर कांग्रेस का तो कहना है कि उन्होंने खड्डे भराते हैं, फिर बाद में वो बारिश की वजह से खड्डे बन जाते अभी हैं। कांग्रेस अपना नाम ले या बीजेपी अपना नाम ले या कोई भी पार्टी अपना नाम ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास विद एविडेंस है। और ये पेपर्स हमने डाले हैं, ये पेपर आप मालवनी कर्ज को दिखा सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। ये पेपर्स हैं, आप ये दिखा सकते हैं कि हमने कैसा 3 दिन का अल्टीमेशन बीएमसी को, असिस्टेंट कमिश्नर को देकर हमने ये वार्निंग दी है कि आप ये जल्द से जल्द करो, क्योंकि बहुत ही बुरे हालात चल रहे थे, रोडों पे गाड़ी चलना बहुत मुश्किल हो गई थी। तो उस पर काम बीएमसी ने फिर किया। अगर आप इलेक्शन लड़ते तो अगर जीत जाते आप तो मालवनी के लिए क्या करेंगे? देखिए मालवनी के लिए तो बहुत से ऐसे काम है जो करना है। अगर अल्लाह ने हमें नवाजा, हमारी पार्टी ने हमें टिकट दी और हम जीत के आ गए, तो ऐसे बहुत से काम है जो ज़मीनी स्तर पे नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो मालवनी का नशा हम बंद करवाने का काम करेंगे। जो आता है वो बोलता है कि वो जो आता है वो छोड़ दो, जो आता है वो छोड़ दो। ये शासन व प्रशासन दोनों के हाथ में ही होता है, बाकी किसी के हाथ में नहीं होता। तो शासन किसका है, प्रशासन किसका, ये आप सब जानते हैं। तो अगर हम, अल्लाह ने हमें नवाजा, वोटों से लोगों ने हमें नवाजा, तो जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की आवाज़ को हम ऐसे बुलंद करेंगे, क्योंकि हमारे युवाओं को हम बर्बाद होते नहीं देख सकते। हम अपनी न्यू जनरेशन को बर्बाद होते बिल्कुल हमारा दिल नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। आज उनका बच्चा बिगड़ा, कल हमारा बच्चा भी हो सकता है। तो हमें इसको नसील कसनी होगी, और अल्लाह ने हमें नवाजा। सबसे पहला काम हम नशा बंद करवाने का करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जो मालवनी के लोगों को मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिली, उन्हें लाके देने का काम हम करेंगे। तो आपका क्या इनडायरेक्टली कहना है कि अगर आप जीतते हैं तो मालवनी से नशा खत्म करवा देंगे? इंशाल्लाह। और भी ऐसे काम है जो हमें करना है, नशे के अलावा भी दूसरी से चीजें, इलेक्शन के आते ही वक्त अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी पार्टी से एक घोषणा पत्र भी निकालेंगे, जिससे लोकल इश्यूज जहां जहां पे हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे वहां पे लोकल इश्यूज जो कि लोग काम नहीं हुए, तो लोकल इश्यूज के हिसाब से हम एक घोषणा पत्र निकाल के वो काम करने का हम जब जीत के आएंगे तो हमारे लोग करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। रिजवाना जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो जो मुद्दे, जो जो हमने सवाल किए उसका आपने जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। पर मालवनी के लोगों को एक ही समस्या है सबसे ज्यादा, जो है नशा, दूसरा रोड और तीसरा ट्रैफिक। ये 3 चीज सॉल्व हो गया अगर मालवनी का, तो मालवनी का उद्धार, भोतले बोलते ना वैसा उद्धार हो जाएगा मालवनी का। तो आप इस पे ज्यादा फोकस करना कि जरूरी नहीं है, आप एमआईएम पार्टी आज के टाइम पे कोई छोटी पार्टी नहीं है, वो भी नेशनल पार्टी बन चुकी है। आप अगर चाहे तो अभी भी लेटरें डाल सकते हैं, चीजें कर सकते हैं जो आप कर रहे हो। आपने भी बताया हमको कि खड्डों पे भी आपने लेटर डाला है, ट्रैफिक पे भी आपने लेटर डाला है और धरना प्रदर्शन किया है। और इम्तियाज जलील साहब ने भी बोला था कि नशा मालवनी से मैं खत्म करके रहूंगा, उस पर भी काम शुरू है, उस पर भी आपका काम चालू है। तो आपको फ्यूचर के लिए मुबारकबाद। मैं आपकी एक बात से कहना चाहूंगा मेरे मालवनी के लोगों को
कि आने वाले टाइम में मैं मालवनी के लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो भी आप जिसको भी वोट दे तो आंखें खोल के दे। अब ये नहीं कि आंख बंद करके, कान बंद करके, गूंगे बनकर किसी को वोट देने की जरूरत नहीं है। हमें अपना मुकाम खुद हासिल करना है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आप जानते होंगे और आपको मालूम है कि आपके बीच में आए, आपने बहुत मोहब्बत दिखाई मालवनी के लोगों ने। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ आपके न्यूज के माध्यम से, क्योंकि जो मेरे मालवनी के लोगों ने मोहब्बत दी है असद साहब को, वो तारीफ काबिल है। मैं मालवनी के लोगों से एक अपील करती हूँ कि अब सोच समझ के अपनी सियासी मुकाम को मजबूत करे और आने वाले समय में एक अच्छा संदेश दे और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ऐसा वोट दे कि अपना जो नेता है वो 5 साल में आपकी फिक्र करे, आपकी आवाज को उठाए, ना ही कि अपने घर में जाके सो जाए या अपने ऑफिस में जाके बैठ जाए और आपसे ना मिले। मैं मेरे मालवनी के लोगों से एक अपील करती हूँ और मेरे मालवनी के लोग बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने लोगों को वोटों से नवाजा। लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मेरे मालवनी के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह आपके बार इलेक्शन में मेरे मालवनी के लोग जवाब देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। रिजवाना जी, मालवनी के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ भाई। जो काम को सराहना करते हैं, अगर जो काम नहीं करता उसको नकार भी देते हैं। ये हुआ है मालवनी में बहुत इसीलिए बार, ऐसा मैंने हुआ है। आपके न्यूज के माध्यम से मेरे मालवनी के लोगों को अपील करी हूँ और मेरे मालवनी के लोग इस अपील को एक्सेप्ट करेंगे। और आने वाले टाइम में मैं तो एक वो भी करती हूँ कि असद साहब की हम सबको कामयाब करेंगे, क्योंकि मालवनी से एक उम्मीद हमें जागी है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे एक नया ही रोशन सवेरा होगा मालवनी, क्योंकि मालवनी को हमको सुधारना है। मालवनी के बच्चों को हम बर्बाद होते नहीं देख सकते, क्योंकि वही हमारा मुस्तकबिल है। क्या पता एक मालवनी का बच्चा हमारा IAS बने, क्या पता एक IPS बने, क्या पता इस बच्चों में से इंजीनियर बन के जाए, हमारे मालवनी का नाम रोशन कर सकता है। क्या पता इस मालवनी का बच्चा हमारा एक ऐसा नेता बन जाए जो देश में कुछ अच्छा काम कर जाए। तो उस बच्चों को हमें बचाना है। तो बस मेरे मालवनी के लोग समझदारी से ऐसे वोट दें कि अब जो हो चुका, जितने साल अपने बर्बाद कर दिया, बर्बाद